हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारा लास्ट लेक्चर है सीआरएम का एंड मे बी दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ आवर होल डीएससी सीआरएल सीरीज। ठीक है, एंड आई एम लिटरली फीलिंग नॉस्टैल्जिक। मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस करूंगी। um, चलिए, जाने दीजिए। तो देखो, क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग बोलोगे मैम क्यों नहीं सैटरडे तक पूरे लेक्चर्स लिए या फिर सैटरडे तक क्यों नहीं बताया। तो देखो, आप लोगों को रिवीजन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना पढ़ रखा है उसका उतना ज्यादा रिवीजन कीजिए। सेकेंडली, मेरा खुद का ही एग्जाम है नेक्स्ट मंथ जो है मेरा सिविल सर्विसेज का प्री है। सो आई एम काइंड ऑफ नर्वस फॉर माई प्री बिकॉज मेरा भी रिवीजन नहीं हुआ है। एंड यू नो समझ सकते हो आप लोग। मैं और आप एक ही कश्ती में है। तो जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ पॉइंट्स रह चुके थे और एक न्यूमेरिकल आया था लास्ट ईयर 2018 में सीआरएम का। तो वो न्यूमेरिकल भी किस तरह से आपको करना है उसको हैंडल, वो भी मैं आज बता दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है? देखो, वेयर हाउसिंग से आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई, ये गोदाम है। ठीक है, सिंपल, इसको एकदम से ना एकदम लेमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है हर एक चीज। और एक बात मैं बता दूं, सीआरएम के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, डोंट वरी अबाउट इट। सीआरएम बहुत ही भयानक सब्जेक्ट है, मुझे पर्सनली भयानक सब्जेक्ट लगा ये। लोगों को इकोनॉमिक्स से डर लगता था, आपने इकोनॉमिक्स मुझसे पढ़ लिया, आपको अच्छा लगा। मार्केटिंग से डर लग रहा था, मार्केटिंग पढ़ लिया, अच्छा लगा। सीआरएम से डर लग रहा था, सीआरएम पढ़ लिया, अच्छा लगा। बट पर्सनली अगर मुझे पूछा जाए, क्योंकि सीआरएम बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे, ठीक है, सबसे पहले तो हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं बता दूं, उसको हिंदी में क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ो ही मत सीआरएम का। पहले उसको इंग्लिश में ही पढ़ो, उसको इंग्लिश में ही पढ़ो, इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करो, क्योंकि इंग्लिश आसान दी गई है कंपेयर टू हिंदी। ठीक है, मैंने क्यों तो मुझे एक बच्चे ने कहा था कि मैम टेस्ट सीरीज जो है ना टेक्स्ट बुक की, उसमें बहुत ही हार्ड आ रहा है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार देख ही लेती हूँ। तो देख लिया मैंने। तो हिंदी, इट्स लाइक पता नहीं अब हिंदी कौन से प्लैनेट से लेकर आ रहे हैं वो। मे बी गूगल ट्रांसलेट ही कर रहे हैं। जैसे मैंने मार्केटिंग में गूगल ट्रांसलेट किया था, तो वो हिंदी कितनी भयानक थी, उसी तरह से। तो आपको क्या करना है बच्चों, उसको पहले इंग्लिश में ही पढ़ो और उसको पढ़ के अपने हिसाब से कन्वर्ट करने की कोशिश करो। और अगर आपका दिल कह रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन सही, इसका आंसर ये हो सकता है, तभी क्लिक करना, अदरवाइज क्लिक नहीं करना। ये रामबान इलाज बोल रही हूँ। देखो क्या हो गया है मुझे, ये एक गांठ बांध लीजिए प्लीज। जितना आता है उतना ही कीजिए, मत सोचिए लास्ट ईयर इतना ज्यादा कट ऑफ था, इस साल इतना कम लगेगा क्या, ऐसा वैसा कुछ भी मत सोचिए। आप लोगों को पता नहीं है पेपर किस तरह से आएगा, कितना हार्ड होगा, कितने बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है, कितना नहीं हुआ है। तो आप सिर्फ अपना देखिए। ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज में 60-65 प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो वहां पे आप इतना सोचिए कि मुझे उससे कुछ ज्यादा, काइंड ऑफ कुछ ज्यादा ऐसे लेकर आने, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो देखो, अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस है। तो वेयर हाउसिंग का मतलब गोदाम, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा करा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेटा वेयर हाउसिंग में बहुत ज्यादा डेटा होता है। आपका कंपनी कहाँ से लेती है? एक तो कंपनी थर्ड पार्टी साइट बनकर आपका कुकीज वगैरह से क्या कर लेगी, जो परमानेंट कुकीज आ जाते हैं आपके मोबाइल फोन में या फिर आपके आईपैड, लैपटॉप, वॉट एवर डिजिटल डिवाइस जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, वो क्या करती है, आपका डेटा चुरा लेती है। ठीक है, या फिर आपकी परमिशन लेती है, एक तरह से देखा जाए तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा, तो वो उसको क्या कहेंगे, डेटा वेयर हाउस। क्या कहेंगे, डेटा वेयर हाउस। फिर अब बात आती है डेटा मार्ट। अब डेटा मार्ट क्या चीज होती है? ये डिसेंट्रलाइज वेयर हाउस होता है। मतलब देखो, डेटा डेटा जो है, यहाँ पे ड्रॉ करूँ क्या? यहाँ पे ही ड्रॉ करती हूँ। यहाँ यहाँ पे जगह है, देखो ये है डेटा वेयर हाउस। ठीक है, और इसके अंदर है ये डेटा मार्ट। समझ में आ रहा है? डेटा वेयर हाउस का अंदर है डेटा मार्ट। मतलब जो देखो, बहुत ज्यादा इकट्ठा आपके पास अनाज है, सपोज आपका बहुत बड़ा गोदाम है, बहुत ज्यादा अनाज है, गेहूं है, बाजरा है, ज्वारी है, क्या कहते हैं उसको, चावल, राइस है, एंड सो मेनी थिंग, बहुत सोयाबीन है, एंड एवरीथिंग है, यहाँ सब कुछ आपके गोदाम में। अब आपको चाहिए कि आपको पता होना, मुझे गेहूं कितना क्विंटल है। ठीक है, गेहूं कितना क्विंटल है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, उसका एक डिसेंट्रलाइज करेंगे, उसको गेहूं को अलग साइड में रखेंगे उसी गोदाम में, है ना। या फिर ऐसा कर सकते हो कि गोदाम से हटाकर किसी और जगह छोटा सा गोदाम बना दिया। सेम यहीं पर वही बात आती है। डेटा मार्ट का मतलब होता है कि डिसेंट्रलाइज वेयर हाउस या फिर इंटीग्रेटेड वेयर हाउस, डेडिकेटेड वेयर हाउस। ठीक है,
लेकिन ये कब बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वही लोग करते हैं डेटा मार्ट का काम। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन डेटा मार्ट नहीं करती, डेटा वेयर हाउसिंग से ही डेटा निकालती है और सब कुछ काम कर लेती है। लेकिन डेटा मार्ट का क्या होता है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा डेटा, जैसे अमेजोन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, टाटा कंपनी बहुत 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 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग डेटा मार्ट बनाना पड़ेगा। अब अलग अलग डेटा मार्ट बनाएंगे तो क्या होगा, मैन पावर लगेगी, ऑटोमेशन के लिए पैसा लगेगा, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे चल जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये ज्यादातर यूज नहीं करते हैं छोटी छोटी कंपनियां, ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के चोचले होते हैं, ठीक है, समझ लिया। अब नेक्स्ट, मेटा डेटा क्या चीज होती है। अब तो मेटा डेटा का मतलब है डेटा वेयर हाउस में कितना आपका जो भी डेटा है उसका इंफॉर्मेशन मेटा डेटा देता है। कितना कंफ्यूजिंग है ना। देखो सिंपल सी बात, आपका गोदाम है, समझ लो, आपके गोदाम में एक रजिस्टर रखा होता है, ठीक है, मुंशी जी जो रजिस्टर लिखते हैं ना, आपने अगर कभी गोदाम विजिट किया होगा तो आपको पता होगा कि एक मुंशी जी बैठते हैं वहां पे रेड कलर का रजिस्टर लेकर, ठीक है, हर हर साल जब हम दिवाली के लिए पूजा वगैरह करते हैं तो वो रजिस्टर नहीं लेकर आते, सेम वो रजिस्टर लेकर बैठते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये रजिस्टर क्या है, मेटा डेटा है, मेटा डेटा, मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा वेयर हाउस। तो सिंपल सी बात है कि भाई मेटा डेटा अगर आप खोल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गोदाम में क्या क्या चीज भरी हुई है, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत सिंपल है, आप अगर ना थोड़ा सा लाइक दिमाग खुला करके सुनोगे, लाइक कि बस कहानी सुन रहे हो उस तरह से अगर सुनोगे तो बहुत आसान चला जाएगा, ठीक है। अभी बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है बट क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा माइनिंग। अच्छा, डेटा माइनिंग को नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस केडीडी कहते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये एक मार्क के लिए पक्का हो सकता है, तो ध्यान में रखिए। डेटा माइनिंग क्या चीज होती है। अब देखो डेटा माइनिंग माने, अब क्या होता है, माइनिंग माने क्या करते हैं उसको हम, जो अभी कोयले की खदान है, ऑयल की खदान वगैरह है, ठीक है, तो वो माइनिंग होती है। तो माइनिंग जब होती है तो उसमें से चुनिंदा चीजें ही हम निकालते हैं। ऐसा तो नहीं कि कोयले के साथ जो पत्थर है उसको भी बेच रहे हैं या फिर कुछ जो भी इम्प्यूरिटीज है उसको बेच रहे हैं, नहीं, हम सिर्फ कोयला निकाल रहे हैं। तो डेटा माइनिंग से समझ जाना कि भाई इतनी ज्यादा वहां पे माइनिंग हो रही है कि उसमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट, ठीक है, सिर्फ इम्पोर्टेंट डेटा ही निकाला जा रहा है। इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे डेटा माइनिंग या फिर नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस, ठीक है, क्या कहेंगे, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। बहुत ही गंदा कर दिया ना मैंने, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। समझ में आ गया आपको, यहाँ यहीं पे तो समझ में आ रहा है ना कि नॉलेज डिस्कवरी किसकी हो रही है, डेटाबेस की हो रही है, कि भाई हमको पता चल रहा है कि क्या हमने डिस्कवर कर दिया। देखो मेरे पास है ना बहुत ज्यादा डेटा है किसी का, बहुत ही ज्यादा, मतलब सपोज जिस एरिया में मैं रहती हूँ उस एरिया में मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, सिंपल सा बिजनेस है, बट वहां पे जितने भी कस्टमर्स जितने भी आते हैं उनका सबका डेटा मेरे पास है। उनका मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, उनका हाउस एड्रेस, हाउस नंबर, एंड वॉट एवर, जो भी, मतलब जिस चीज से मैं उनका उनको टारगेट बना सकूं, उस कस्टमर को टारगेट बना सकूं, तो वो डेटा अगर मैं इकट्ठा ही निकाल लूं, ठीक है, 100 लोगों का डेटा है, उसमें से मुझे पता है कि सिर्फ 20 लोगों का ही डेटा मुझे छानना है अच्छे से, ठीक है, छानना यानी क्या कहेंगे इसको, एनालिसिस करना है अच्छे से, और वही 20 लोगों को मुझे टारगेट करना है। तो ये क्या होता है, ये होता है डेटा माइनिंग, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस, ठीक है। अच्छा, कस्टमर लाइफ साइकिल। अब कस्टमर लाइफ साइकिल का माने, तो देखो कस्टमर लाइफ साइकिल सिंपल सी बात है, एक होता है कस्टमर लाइफ साइकिल, एक होता है कस्टमर लाइफ वैल्यू। तो वो भी हम देखेंगे आराम से। पहले ये कस्टमर लाइफ साइकिल देखो, इसमें ना चार स्टेजेस है एक्चुअली, ठीक है, तीन चार नहीं, चार स्टेजेस है। तो कस्टमर लाइफ साइकिल माने कि वो जो आपका कस्टमर है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का उसका पूरा डेटा, ठीक है, द स्टेजेस इन रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बिजनेस। तो आपका बिजनेस और उस कस्टमर का रिलेशनशिप, ठीक है, इनके बारे में बात करता है ये, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये स्टेजेस होते हैं, चार स्टेजेस में है आपकी कस्टमर लाइफ वैल्यू। तो सबसे पहला स्टेज आता है प्रोस्पेक्ट, ये मैंने मार्केटिंग में भी बता रखा था आपको। तो प्रोस्पेक्ट वो लोग होते हैं जिसके ऊपर कंपनी टारगेट कर रही है, ठीक है, कंपनी टारगेटेड दिस पर्सन और दैट कस्टमर, ठीक है, पीपल हु आर नॉट येट कस्टमर बट आर इन द टारगेट ऑफ मार्केट। तो मतलब ये कस्टमर है क्या, अभी तक नहीं, ये कस्टमर नहीं बने हैं, बट जो कंपनी है वो उनको टारगेट कर रही है। जैसे देखो
आप क्या कहेंगे 9th 10th स्टैंडर्ड में होते हो, ठीक है, 9th 10th स्टैंडर्ड में होते हो, तो 11th 12th स्टैंडर्ड के जो ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस, हाँ कोचिंग क्लासेस वाले लोग नहीं आते, पॉम्पलेट बांटते हैं। अब उनको, आपको खुद को पता नहीं कि आपको उनके वो ट्यूशन की जरूरत है या नहीं है, बट वो लोग क्या करते हैं कि आपको एक टारगेट की तरह देखते हैं, प्रोस्पेक्ट की तरह देखते हैं, और आपको जो है वो टारगेट करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। अब वो रिस्पॉन्डर, रिस्पॉन्डर कौन होते हैं? प्रोस्पेक्ट ही, बट वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं उस ऑफर में, ठीक है, जो इंटरेस्ट पैदा करते हैं उस ऑफर में, जो कि जैसे 9th 10th स्टैंडर्ड में पास हो गया कोई बच्चा, उसको पता है कि भाई मैं पास ही हो जाऊंगा और मुझे साइंस फील्ड ही लेनी है, तो वो इंटरेस्ट दिखाएगा, उस पॉम्पलेट को पढ़ के उस कोचिंग क्लासेस में जाएगा, पूछेगा फीस कितनी है, किस तरह से क्लासेस होंगी एंड ऑल, ठीक है, तो ये क्या हो गया? रिस्पॉन्डर। देन होता है एक्टिव कस्टमर। एक्टिव कस्टमर माने कि अब वो उस कंपनी से जुड़ चुका है, ठीक है, वो अब उस कंपनी से जुड़ चुका है, उसके जितने भी सर्विसेज है उनका कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात। और फॉर्मर कस्टमर कौन सा होता है? फॉर्मर कस्टमर माने, एक तो आप इसको बैड कस्टमर भी कह सकते हो, ठीक है, बैड कस्टमर कह सकते हो, क्यों? क्योंकि भाई ये कस्टमर जो है, एक तो आपका सर्विस लेगा भी, ठीक है, आराम से आपके बैठे कोचिंग में बैठेगा करेगा, बट फीस नहीं पे करेगा, ठीक है, सिंपल ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, फीस वगैरह नहीं पे करेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने आपको नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, उसने आपको नुकसान पहुंचा, कैसे? सपोज आपने कभी देखा होगा, मोबाइल फोन वगैरह आप जब बहुत थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड का मोबाइल फोन लेते हो, तो आप लोग क्या करते हो कि उसका इंश्योरेंस निकाल लेते हो। तो इंश्योरेंस निकाल के क्या होता है कि कभी कभी ना मोबाइल फोन गिर जाता है, या फिर आपके वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप क्या करते हो, कंपनी को फोन करके बताते हो कि मेरे वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये आपकी गलती है, आपकी कंपनी की गलती है। तो फिर कंपनी क्या करेगी, सर्विस सेंटर पे आपको बुलाएगी, आपको मोबाइल का रिपेयर करके देगी। तो इसमें क्या होगा कि कंपनी को सर्विस सेंटर का भी पैसा देने पड़ेगा, वो टेक्नीशियन का भी पैसा देना पड़ेगा, और जो नया पार्ट आपके फोन में गिर रहा है उसका भी पैसा देना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, आपका बैड कस्टमर बन गया, क्योंकि ये आपको पैसा जो है, जितना उससे रिवेन्यू आ रहा है उससे ज्यादा तो उसको पैसा लग रहा है, ठीक है, मतलब उसके परसेंटेज में उसको पैसा लग रहा है। समझ में आ गया? इसको कहते हैं फॉर्मर कस्टमर। तो कस्टमर लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस हमने पढ़ ली। पहला प्रोस्पेक्ट, दूसरा रिस्पॉन्डर, तीसरा एक्टिव कस्टमर और चौथा फॉर्मर कस्टमर, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट मार्केट वांट। अब मार्केट चाहता क्या है, ठीक है, मार्केट चाहता क्या है? तो देखो, अपस्केल, क्रॉस सेल और कीपिंग द कस्टमर फॉर लॉन्गर टाइम, ये समझ में आ गया होगा आपको। मार्केट क्या चाहता है भाई कि ज्यादा से ज्यादा दिन तक जो है आपका कस्टमर आपके साथ बना रहे। अब हम डिफरेंस देखते हैं अप सेलिंग में और क्रॉस सेलिंग में। तो ये आपको क्वेश्चन देखने को भी मिला होगा, है ना, आपकी क्या कहते हैं उसको, इस सीरीज में देखने को मिला होगा। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, अपसेलिंग, अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, क्रॉस सेलिंग। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक्चुअली इमेज लेनी चाहिए थी, अच्छे से हो जाता। तो देखो, अपसेलिंग क्या होता है कि जो भी कंपनी है, ठीक है, जो भी कंपनी है वो क्या करती है, कस्टमर को इस तरह से मैनिपुलेट करती है, इस तरह से मैनिपुलेट करती है कि वो एक्सपेंसिव चीजें ले ले, बिना उस कस्टमर का मूड ऑफ किए। इतना सिंपल से समझ लो, वो एक्सपेंसिव चीजें खरीद ले बिना उस कस्टमर का मूड ऑफ हुए। माने जैसे आपने देख रखा होगा कि आप कभी मैकडी या फिर कौन सा होता है यार, केएफसी, केएफसी जा चुके होंगे। तो वहां पे ना होता है ना कि आपका सिंपल सा एक छोटू सा फ्राइज वगैरह, क्या कहते हैं उसको, मैंने बहुत दिन हो गया नहीं खाया है। सिंपल सा जान लो कि आपका छोटू सा जो फ्राइज होता है ना, उसका सपोज एक 100 रुपीज में मिल रहा है आपको, ठीक है, 100 रुपीज में मिल रहा है। तो वही वही जो कंपनी है वो आपको इस तरह से मैनिपुलेट करेगी कि आप जो है बड़ा पैकेट ले ले 150 का, ठीक है, बड़ा पैकेट ले ले 150 का, सिंपल सा है। आई थिंक मैंने ना इसका एक डायग्राम, एक इमेज इसमें ऐड करना चाहिए, लेट मी ऐड इमेज, ओके। देखो, मैंने इमेज डाउनलोड कर ली इसकी, मैं भूल गई थी डाउनलोड डाउनलोड करना। तो देखो, कुछ इस तरह से है कि भाई आप पहले कुछ प्राइस ले रहे थे, ठीक है, कुछ प्राइस ले रहे थे, तो आपको ये क्या कहेगा, जो भी शॉप है, शॉप ओनर एंड जो भी वहां पे होगा, वो कहेगा मैडम आप क्या कीजिए ना, हम आपको 40% डिस्काउंट देते हैं, आप लार्जर पैक ले लीजिए, फैमिली पैक ले लीजिए, ये बहुत चलता है, फैमिली पैक ले लीजिए। तो हम क्या सोचते हैं, अच्छा ठीक है, इतने पैसे जा रहे हैं ना, पहले मैं इसको सपोज
₹20 में ले रही थी, तो अब ये जस्ट मुझे ₹30 में आ रहा है और लार्जर पैक आ रहा है, तो मैं खरीद लूंगी। इसमें अब मैं नाराज हुई? बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई। तो इसको क्या कहेंगे? अप सेलिंग कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? अप सेलिंग कहेंगे। अब क्रॉस सेलिंग में क्या होता है? देखो, क्रॉस सेलिंग में क्या होता है अल्टीमेटली, देखो अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग इनका एक ही मोटो है कि किसी भी तरह से मार्केट जो है उनको बढ़ाना, पैसे कमाना। ठीक है, तो क्रॉस सेलिंग में क्या होता है कि आपने प्राइस तो ले लिए, ठीक है, आपने प्राइस खरीद लिए, अब जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री, उसको जितना भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेचने का काम किया जाता है यहाँ पे। अब आपने प्राइस ले लिया, तो वो जो भी शॉप ओनर होगा वो बोलेगा, मैम व्हाई डोंट यू हैव अ कोक, ये हमारे पास डाइट कोक है। आप सुनोगे, आप बोलोगे अच्छा डाइट कोक है, चलो ले लेती हूँ। आपने क्या किया? डाइट कोक ले लिया। आई थिंक जब मैं आईपैड लेकर गई थी, मुझे उसका स्क्रीन गार्ड लगाना था, तो मुझे नहीं आ रहा था स्क्रीन गार्ड, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, बट मैं फिर एक शॉप में गई, वहां पे मैंने कहा कि मेरे पास स्क्रीन गार्ड है, आप प्लीज मुझे अप्लाई करके दे देंगे? इसलिए कि ओके, नो प्रॉब्लम। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आप कवर क्यों नहीं ले रही हो इसका? तो मैंने कहा कि मैंने ऑर्डर करना है, थोड़े दिन में करूंगी। अरे क्या जरूरत है ऑर्डर करने की, हमारे पास ही है, मैं अभी अभी गोदाम में अभी आया है माल, फिर मैं गोदाम से लेकर आऊंगा। और फिर उन्होंने मुझे शो किया एंड ऑल। इतना अपडेट तो नहीं था, बट सिंपली आप समझ रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे उनका सेल बढ़ेगा, इससे उनका पैसा बढ़ेगा। बट अगर आपको क्वेश्चन बनता है कि भाई अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग में, ठीक है, अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग में मार्केट या फिर बिजनेस के लिए कौन धोखादायक है, तो क्रॉस सेलिंग धोखादायक है, याद रखना आप लोग। ठीक है, क्रॉस सेलिंग धोखादायक है, क्यों? क्योंकि जैसे अभी देखो, मैं वहां पे शॉप में गई, मैंने स्क्रीन गार्ड ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, बट मुझे अप्लाई करने नहीं आ रहा था, तो मैं वहां पे शॉप पे गई, मैंने स्क्रीन कार्ड वहां से अप्लाई करके लिया, मैंने ₹50 उनको दे दिए। अब वो बंदा मुझे चाह रहा है कि मैं उसको, उसका जो भी वो क्या कहते हैं उसको, कवर, आईपैड का कवर खरीदूं, बट वो अप टू डेट था क्या? नहीं था। वो बेंचमार्क सेट कर रहा था कि नहीं सेट कर रहा था? उतने सेम प्राइस में मुझे ऑनलाइन से ही मिल रहा था प्रोडक्ट, है ना? तो अगर सेम प्राइस में ऑनलाइन प्रोडक्ट सही मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगी? वही प्रोडक्ट लूंगी, ऑनलाइन प्रोडक्ट लूंगी। वो प्रोडक्ट कोई भी नहीं लेगा। उसी तरह से वो प्रोडक्ट को कोई भी नहीं पहचानेगा, वो प्रोडक्ट को कोई भी नहीं खरीदेगा। तो हो सकता है कि जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बेचने के हिसाब से खरीदा था किसी से, और वो बिक ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? वो आपका नुकसान कर देगा। सिंपली समझ में आ गया कि भाई वो जो आईपैड का कवर था वो उसका नुकसान कराने ही वाला था, बिकॉज वो अप टू डेट नहीं था। जैसे आम आदमी या फिर जो अभी नॉर्मल, जिनको चाहिए, जिनके पास कवर वगैरह नो, लाइक जैसे सपोज आपने मोबाइल फोन लिया और आपको कवर चाहिए, वो आयरन मैन वाला एंड समथिंग, कोई भी समझ लो, और वो है ही नहीं वहां पे। ठीक है, वो है ही नहीं वहां पे, और उसके पास जो शॉप ओनर है उसके पास वो क्लियर, वो होता है ना, जो गंदा हो जाता है बहुत ही जल्दी कवर, वो पीला सा पड़ जाता है, मोबाइल कोई गंदा दिखाई देता है, क्या बोलते हैं उसको, क्लियर कवर ही बोलते हैं शायद। वो कवर है उसके पास, आपको खरीदना ही नहीं है, खरीदना ही नहीं है आपको वो। तो आप क्या करेंगे? उसको खरीदेंगे नहीं। तो वो प्रोडक्ट उसके लिए, जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट था, वो उसके लिए बैड प्रोडक्ट बन रहा है, उस कंपनी के लिए। समझ रहे हो? तो क्रॉस सेलिंग डेंजरस होती है। और एक एग्जांपल दूं क्या मैं? ये देखो, ये एग्जांपल, जैसे कि अप सेलिंग में क्या हो रहा था कि आप ₹10 में कोई कॉफी पी रहे, लेट मी जस्ट रब दिस, नहीं हो रहा है ये, ठीक है चलो। आप ₹10 में पहले कोई कॉफी पी रहे थे, ठीक है, तो वो अप सेलिंग करने में क्या करेगा? वही कंपनी वाला आपको कहेगा कि मैम व्हाई डोंट यू हैव दिस कॉफी, सेम कॉफी है, सब कुछ सेम है, बट ₹15 में इसको हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इसको आप ट्रैवल करते समय भी पी सकते हो, इसको वॉक करते समय भी पी सकते हो, इट्स लुक नाइस फैंसी। तो आप क्या सोचोगे? ठीक है, ₹5 तो जा रहे हैं ना, मैं सही बात कर रही है, मेरा टाइम बच जाएगा, मैं वॉक करते करते पी लूंगी एंड समथिंग लाइक दैट, तो मैं इसको खरीद लूंगी, सिंपल। अब क्रॉस सेलिंग में क्या होता है? कॉफी तो बेच ही रहा है, साथ में साथ ये केक भी बेच रहे हैं, पेस्ट्री भी बेच रहे हैं, उसके साथ फ्राइज भी बेचा जा रहा है। इसको फ्राइज ही बोलते हैं ना, मतलब मैं भूल ही गई हूँ उसको क्या बोलते हैं, चलो कुछ बोलते होंगे। तो वो भी बेचा जा रहा है, तो आप क्या करोगे? वो भी खरीद रहे हो। तो क्रॉस सेलिंग में क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स आपको बेचे जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, ये याद रखो, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीजें ही बेची जाती है। ओके, अब ये होगा क्रॉस सेलिंग, हो गया अप सेलिंग, हो गया, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और एक जो मैंने आपको कहा था ना कि मैं न्यूमेरिकल जो आपको आया था उसका एक पूरा न्यूमेरिकल बता दूं, क्यों? हो सकता है अगर सेम क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब अगर मतलब उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आ जाए आपको। तो देखो, पहले हम देखते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है, CLV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू।
इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं। CLV कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है कि भाई ये एक अमाउंट होता है, कंपनी जो है ना क्या करती है, ये एक अमाउंट होता है, एक्सपेक्टेड अमाउंट होता है जो कि कस्टमर, जो कि एक कस्टमर, एक ग्राहक हमारे प्रोडक्ट पे खर्चा करेगा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड अमाउंट होता है। एक्सपेक्टेड मतलब हाइपोथेटिकली वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इतना इतना खर्चा कस्टमर पूरे उसके लाइफ टाइम में, समझ रहे हो, पूरे उसकी लाइफ टाइम में एक्सपेक्टेड मनी स्पेंट बाय कस्टमर ऑन प्रोडक्ट, इसको क्या कहेंगे, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। समझ लो, ठीक है, नॉर्मल एकदम सिंपल सी बात है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट है आपका, तो सपोज एप्पल का प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, एप्पल का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो एप्पल का जो CLV होगा, कस्टमर लाइफ वैल्यू होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा पूछो, एक बार एप्पल की लत लग जाती है ना, तो आपको वही प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, आपको वही प्रोडक्ट चाहिए। तो सपोज आपने अगर आईफोन 12 खरीदा, ठीक है, तो आईफोन 13 आ रहा है, तो जब वो आईफोन 12 ही आपका लॉन्च होता है ना, तभी कंपनी अगर आपने फर्स्ट टाइम आईफोन 12 खरीदा है, ठीक है, सपोज आपने खरीदा है, तो आप पहली बार उसके जो डेटाबेस है उसमें रजिस्टर हो गए। ठीक है, आप रजिस्टर हो गए। अब जो है जो भी कंपनी है वो आपके ऊपर रिसर्च करेगी, वो रिसर्च इस तरह से करेगी, आपका CLV निकालेगी, आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू निकालेगी। अभी अपना कस्टमर जुड़ गया, अब इसको इतनी अच्छी सर्विस दे दो कि ये फिर से कोई ना कोई दूसरा प्रोडक्ट ले ले। जैसे मैंने आईपैड लिया, अब मुझे आईफोन लेना है। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो मैं मरते दम तक अब क्या करूंगी कि मैं मतलब मरते दम तक इन द सेंस कि भाई मैं ट्राई करूंगी कि यही कंपनी के प्रोडक्ट में खरीदूं, भले ही एक्सपेंसिव है बट रिलायबल है, और सिक्योरिटी का भी कोई नाटक नहीं है। तो समझ रहे हो आप लोग कि इस तरह से, तो ये क्या होता है CLV। तो मुझे लेना नहीं है आईफोन, मैंने ऐसे ही कहा था आईपैड के लिए भी मुझे लेना नहीं, बट मैंने खरीद लिया, शायद हो सकता है मैं आईफोन भी ले लूं। तो देखो ये हो गया CLV। तो अब देखो CLV मैंने क्या कहा कि एक्सपेक्टेड मनी स्पेंड बाय कस्टमर ऑन अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब CLV का फॉर्मूला लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। CLV क्या कहता है, CLV का फॉर्मूला रिटेंशन रेट, ये सब कुछ मैं बताऊंगी वन बाय वन, जस्ट फॉर्मूला लिख लो। रिटेंशन रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट, 1 प्लस डिस्काउंट रेट माइनस रिटेंशन रेट। ठीक है, माइनस रिटेंशन रेट, ये याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो, ये क्वेश्चन बन सकता है। CLV क्या है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, रिटेंशन रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट माइनस रिटेंशन रेट। अब वन बाय वन देखते हैं हम, रिटेंशन रेट क्या है, लेट मी चेंज द कलर। ओके, अब देखते हैं भाई रिटेंशन रेट क्या है, ये डिस्काउंट रेट क्या है, और सर्वाइवल रेट क्या है, क्योंकि सर्वाइवल रेट पे क्वेश्चन बना था ना आपको, इसलिए। तो सबसे पहले देखो रिटेंशन रेट, रिटेंशन रेट, अरे मैंने क्या किया जाए इसका, हाँ देखो रिटेंशन रेट, रिटेंशन रेट इसी को सर्वाइवल रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को सर्वाइवल रेट कहते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे लास्ट टाइम जब क्वेश्चन आया था। अगर आधे से ज्यादा बच्चों को इसका डेफिनेशन भी पता होता तो वो क्लिक करके आ जाते आंसर, सही वाला आंसर। तो देखो रिटेंशन रेट या फिर सर्वाइवल रेट, और दूसरा है डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट, और एक है ये चर्न रेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, चर्न रेट। ठीक है, चर्न रेट। ठीक है, तो ये देख लो। अब रिटेंशन रेट या चर्न रेट देखते हैं। तो देखो रिटेंशन रेट या फिर चर्न रेट, इसमें डिफरेंस देखना है हमको, इन दोनों में डिफरेंस देखना है। चर्न रेट क्या कहता है कि नंबर ऑफ कस्टमर लेफ्ट डिवाइडेड बाय टोटल कस्टमर। चर्न रेट क्या कहता है, चर्न रेट नंबर ऑफ कस्टमर लेफ्ट, अरे लेफ्ट डिवाइडेड बाय टोटल कस्टमर इनटू 100। मतलब सपोज आपकी दुकान है और आपके 100 कस्टमर है, ठीक है, आपकी दुकान है और आपके 100 कस्टमर है, जिसमें से कुछ कस्टमर्स जो है रेगुलर कस्टमर 100 है, और जिसमें से 20 कस्टमर, ठीक है, जिसमें से 20 कस्टमर जो है वो सिटी छोड़ के ही चले गए, उनका ट्रांसफर हो गया। तो ये कितने, ये 20 कस्टमर क्या है, आपके लेफ्ट कस्टमर। ये लेफ्ट वो वाला लेफ्ट है जो छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है, जो छोड़ के जा चुके हैं वो वाला लेफ्ट है। तो आपका चर्न रेट क्या आएगा फिर, 20 डिवाइडेड बाय टोटल कस्टमर कितने थे हमारे, 100 इंटू 100। तो चर्न रेट कितना आया, 20%। कितना आया,
20%। अब रिटेंशन रेट क्या होता है? रिटेंशन रेट इसमें से समझ में आ रहा है ना आपको कि रिटेंशन रेट का मतलब क्या है कि भाई जो बचे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर, मैं इसको शॉर्ट शॉर्ट में लिखती हूँ, रिटेन्ड, ठीक है, ये याद रखो, रिटेन्ड, जो बचे हुए हैं डिवाइड बाय टोटल कस्टमर इनटू 100, है ना, इनटू 100, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ इनटू 100, समझ जाइए, लिख लीजिए ये, हाँ। तो देखो, रिटेंशन रेट क्या है कि भाई जितने कस्टमर बचे हुए हैं उसका डिवाइड करना है हमको टोटल कस्टमर से इनटू 100, और चर्न रेट क्या है कि भाई जितने कस्टमर जा चुके हैं टोटल कस्टमर में से उनका रेशो निकालो, वो हो गया चर्न रेट, है ना। तो अगर आप रिटेंशन रेट, और ये परसेंटेज में भी हो सकता है या फिर इसको रेशो में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर रेशो में कन्वर्ट करना है तो 100% को आप क्या लिखोगे, 1 ही लिखोगे ना। तो जैसे कि अगर 1 का अगर हम देखें, अगर सपोज देखें इस तरह से कि भाई रिटेंशन रेट, ठीक है, रिटेंशन रेट जो है वो आपका 0.5 है, तो बताओ मुझे चर्न रेट क्या होगा। तो सिंपल है, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा, इसका रिलेशनशिप क्या होगा दोनों का, चर्न रेट और रिटेंशन रेट का, 1 माइनस रिटेंशन रेट इज इक्वल टू चर्न रेट। तो आपके पास क्या है, ये रिटेंशन रेट है, रिटेंशन रेट है तो आप सीआर काटो ना उसका, क्या क्या निकालो आप उसका कस्टम, ये चर्न रेट निकालो। तो देखो, मराठी आ गई अचानक से मुंह में। तो 1 माइनस कितना था ये, आर, हाँ 0.5, तो चर्न रेट कितना हुआ 0.5, मतलब 50-50%, 50% कस्टमर जा चुके हैं, 50% कस्टमर रिटेन है। तो आपको क्या क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर की, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें आपका जो चर्न रेट नहीं, रिटेंशन रेट जो दिया था वो 1 दिया था, ठीक है, रिटेंशन रेट 1 दिया था, और कहा गया था कि भाई 3 साल बाद आपका सर्वाइवल रेट क्या होगा, 3 साल बाद आपका सर्वाइवल रेट क्या होगा। तो सर्वाइवल रेट और रिटेंशन रेट में डिफरेंस ही क्या है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम बात है। तो उसका आंसर क्या आएगा, एक आएगा। और अगर मैं आपकी जगह होती ना, मतलब अगर मैं वो पेपर दे रही होती, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे, ना रिटेंशन ना सर्वाइवल, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं एक क्लिक करके आती ही आती, क्योंकि ये कुछ काइंड ऑफ, आप क्या कहेंगे उसको, आपने ट्रिग्नोमेट्री के अगर क्वेश्चंस किए होंगे तो उसमें ना ज्यादातर तो क्वेश्चन 0 या 1 इतना ही आंसर होता है। तो मैं थोड़ा सा रिस्क लेती इसमें, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो। अभी देखो, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देती हूँ। रिटेंशन रेट 0.5% है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो बताइए 2 साल के बाद आपका सर्वाइवल रेट क्या होगा। क्या मजाक है मैडम, सेम होगा 0.5, समझ गए। तो इतना सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था लास्ट ईयर का, लेकिन आपको आ जाना चाहिए। मैंने जितना बता रखा है उतना याद रखो, सीएलवी याद रखो कि भाई कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, रिटेंशन रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट माइनस रिटेंशन रेट। अच्छा, डिस्काउंट रेट क्या होता है ये देख लो, ये सिंपल, आपका जो डिस्काउंट होता है ना वही इसको डिस्काउंट रेट कहेंगे आप लोग। जैसे देखो, आपका कोई शॉप है और अचानक से आपके कोई रिश्तेदार आ गए या फिर शर्मा जी का लड़का आ गया। अब शर्मा जी आपके पहचान के हैं तो आप क्या कहेंगे, देखो ये शर्मा जी का लड़का है, इसको अच्छे से डिस्काउंट दे देना, ठीक है। शर्मा जी के लड़के को आपने डिस्काउंट दे दिया तो नॉर्मल डिस्काउंट रेट। या फिर पाठक सर की बेटी आ गई, तो ये पाठक साहब की बेटी है, इनको तो जो आपने सीपी पे लिया है, मतलब क्या कहेंगे उसको, कॉस्ट प्राइस पे लिया है, कॉस्ट प्राइस में ही दे दो, अपनी बिटिया है, ऐसे करके आप कहेंगे, तो वो क्या हो गया, डिस्काउंट रेट हो गया। समझ में आ गया ये, तो नॉर्मल हम जो डिस्काउंट होता है ना वो डिस्काउंट है ये, ठीक है। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, जितना भी डेटा हमने अभी तक आपको पढ़ा रखा है उसका कंपाइलेशन हमने पहले तो दे ही दिया है आपको पीडीएफ, बट पता नहीं क्यों आपको मिलता नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए, अच्छे से उसका रिवीजन कीजिए, और जिन लोगों ने बुक परचेस कर रखे हैं उनको मैं कहूंगी कि प्लीज अच्छे से उनको पढ़ना। बायोलॉजी का जो बुक परचेस किया है आप लोगों ने, उसको तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना, एटलीस्ट उसके 5 रिवीजन कर लेना, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जस्ट 100 पेजेस है, 85 पेजेस है, अगर आगे पीछे कंसिडर करोगे तो 100 पेजेस है, आराम से पढ़ लोगे वो और उसका रिवीजन कर लोगे। एंड टेस्ट सीरीज में अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे, डोंट वरी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल पेपर में जो आपका रियल पेपर होगा वहां पे अच्छा परफॉर्म करना। एंड सेकेंडली, जितना आता है उतना ही क्लिक करके आना, प्लीज ज्यादा क्लिक मत करके आना, ठीक है। 120 मार्क्स का पेपर है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 2 घंटे का पेपर है, टाइम बहुत मिलेगा, बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। पूछो क्यों, क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो थेरोटिकल है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते ही बनते हैं, देखते नहीं बने तो उसको छोड़ ही देना पड़ता है। उसका अगर थ्योरी कभी पढ़ा ही नहीं जिंदगी में तो आप लिख ही नहीं पाओगे, तो उसको अगर आप 1
घंटा देखो, 2 घंटा देखो या 2 सेकंड देखो, आंसर आता ही नहीं। सिंपल सी बात है। तो जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा मैथमेटिक्स रीजनिंग के पूरे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो, पूरे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। नहीं बन रहा है मत करो, लेकिन जितना बन रहा है उतना करने की कोशिश करो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। पहली बार ही हो रहा है ऐसा कि मुझे, मैं आप लोगों को सच में मिस करूंगी। डोंट वरी। रिजल्ट, आंसर की से वो क्या कहते हैं उसको, वो जो सीबीटी, वो साइको टेस्ट होगा, वो डीवी एंड ऑल, तब तक तो मैं लास्ट तक आप लोगों के साथ हुई, मैं हर एक इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक करना। एंड आई नो, कुछ नहीं, जाने दो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।